स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 8, यानी कि आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आप सभी को इस चैप्टर में बहुत सारे आपने यहाँ पर टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैप्टर में देख सकते हो तो आप देख रहे होंगे कि इसमें नाम ही क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि यहाँ पर हमने मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में जानना है और हम देखेंगे कि आखिर जो मनुष्य है वो किस किस रोग से ग्रसित होता है। आज के टाइम पर आप देख सकते हो कि आपको तरह तरह की बीमारियों के बारे में सुनने के लिए मिलता है। टाइफाइड, निमोनिया, जुकाम लग रहा है, किसी को क्या कोई अन्य बीमारी भी हो रही है। तो ये जो तरह तरह की बीमारी है आखिर ये कैसे होती है, इनके क्या कारण है, क्या लक्षण होते हैं और इनको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो 8वां चैप्टर है इसमें आपने ऐसे रोग कारकों के बारे में पढ़ना है या रोग जनक के बारे में पढ़ना है जो रोग उत्पन्न करते हैं। और इसके बाद भी आपने एक और चैप्टर पढ़ना है जहां पर आप ऐसे छोटे छोटे कीटों के बारे में पढ़ोगे जो कि आपको यहाँ पर फायदा देंगे। तो ये दोनों चैप्टर अलग है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर आप एक तरीके से अपने दुश्मनों के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, यानी कि जो आपको रोग उत्पन्न कर रहा है इसका मतलब वो जो जीवाणु है या विषाणु है, ये जो भी प्रोटोजोआ होगा, इनमें से जो भी होगा वो आपका क्या है, दुश्मन है, क्योंकि जब ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो ये आपको रोग उत्पन्न कर रहा है। तो चलिए फिर पहले हम स्टार्ट करेंगे एक डेफिनेशन से जो कि है मानव स्वास्थ्य की डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आप सभी को पता तो होगा कि मानव स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है ना। अगर हम मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता है, मैं अगर आपको सामान्य तौर पर बोलूंगी कि एक स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है तो आप लोग कहोगे कि मैम जो कोई भी किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होता है, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो एक स्वस्थ व्यक्ति है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को रोग ना हो वही व्यक्ति स्वस्थ है। इसके साथ भी बहुत सारे पहलू होने चाहिए, बहुत सारे उसकी बॉडी में ऐसी संतुलन होना चाहिए जिस आधार पर हम उस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। तो आप सभी ने जो मानव स्वास्थ्य की डेफिनेशन पढ़ी है वो आपने कब पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ी थी, है ना, लेकिन आपने वहां पर जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर पूरे मानव स्वास्थ्य की बात हो रही है, यानी कि वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा जो रोग मुक्त तो है लेकिन उसी के साथ साथ उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक जो स्थिति है उसका भी उसकी बॉडी में संतुलन होना चाहिए। अगर किसी भी तौर से वो मानसिक रूप से कमजोर है या शारीरिक रूप से कमजोर है या वो समाज के साथ क्या व्यवहार कर रहा है उस रूप से कमजोर है तो हम उस व्यक्ति को कभी भी स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए, आप सभी को पता है कि WHO के अनुसार, WHO क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अनुसार क्या है, वही व्यक्ति स्वस्थ है जो क्या होगा, जो व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति कैसे शारीरिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ है, वही व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ कहलाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये WHO अनुसार और हमारे अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि हर दिखने वाला व्यक्ति या जो आपको दिख रहा है कि ये स्वस्थ है, ये किसी रोग या कोई जीवाणु जनित, कोई विषाणु जनित रोग से ग्रसित नहीं है और आप उसको केवल इसी आधार पर नहीं बोल सकते हो कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मानसिक रूप से क्या, कि उसकी मानसिकता बहुत ज्यादा छोटी है, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो मानसिक तौर पर किस आधार पर बीमार है, हम ये कह सकते हैं कि अगर देखिए कि कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी व्यक्ति है जिसके दिमाग में अलग अलग और उल्टे उल्टे ख्यालात आते हैं, है ना, पैसे किस तरीके कमाऊं,
कैसे कमाऊं, तो वो क्या करता है, वो अच्छे रास्ते के बजाय गलत रास्ता चुन रहा है, या तो मैं चोरी कर देता हूं। तो क्या ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये व्यक्ति क्या होंगे, मानसिक रूप से कमजोर है। या फिर बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे, अलग अलग केसेस जो भी आप देखते हो, किसी ने किसी को मार दिया है ना, किसी रेप केस में आप देख रहे हो, या आप कोई भी केस देख रहे हो, वो व्यक्ति क्या है, हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, अगर उसके दिमाग में इस तरीके के ख्याल आते होंगे। ठीक उस तरीके से हम बात कर रहे हैं शारीरिक रूप से। तो शारीरिक आप कैसे देख सकते हो, शारीरिक जो हम बात कर रहे हैं, शारीरिक रूप से हम कैसे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि शारीरिक रूप से यानी कि उसकी बॉडी में आपको किसी भी तरीके की कोई भी कमी नजर नहीं है, तो हम इसमें ये बात कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से कैसे कह सकते हैं, समाज में उसका कैसा व्यवहार है ना। तो आप अपने आप को भी देख सकते हो, जैसे कि आप सभी ने क्या करा, आप लोग कुछ भी खा रहे हो है ना, आप खाते हो क्या, जैसे आपने चिप्स का पैकेट खाया, ठीक है, और चिप्स का पैकेट खा लिया, और उसके बाद आपने उस पैकेट को डस्टबिन में ना फेंकने की बजाय आपने उसको वहीं रोड पर कहीं पर भी फेंक दिया, और आप जी चले अपने रास्ते, है ना। तो आप लोग भी क्या हो, सामाजिक रूप से कमजोर हो, आप लोग भी फिर स्वस्थ श्रेणी में नहीं आओगे, क्योंकि आपने क्या करा है, आपको पता है कि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है ना। आपको पता है कि स्वच्छता क्यों यहाँ पर हमारे लिए इतनी जरूरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके की गंदगी को फैला करके अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है, सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, अगर आप खा पी करके वहीं उस पैकेट को फेंक रहे हो, तो इसका मतलब आप भी सामाजिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं हो। तो एक बात ध्यान रखना है, आपके पास 12th में जो भी चैप्टर दिए गए हैं वो आपके इस तरीके से दिए गए हैं कि आप लोग इन सभी को अपने जीवन में उतारो। यहाँ पर मानव स्वास्थ्य की बात की गई है, यहाँ पर डेफिनेशन बार बार आपको ये बताती है कि अगर आपके दिमाग में आपकी मानसिकता अगर खराब है, तो आप स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हो। तो फिर आपको क्या करना है, आप पढ़ रहे हो तो आपको अपनी मानसिकता को सही करना है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट में मानसिकता खराब दिख जाती है, जब वो एक टीचर के पढ़ाने के दौरान गलत गलत बात कर रहे हैं, या फिर वो अपने ही सहपाठियों के साथ गलत गलत बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो बच्चा भी तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसको जरूरत है कि उसको मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति है, तो अभी सही समय है, अभी से सुधर जाओ, ठीक है, तभी आपकी कोई पढ़ाई का कोई फायदा होता है। अगर आपने इस पढ़ाई को केवल पढ़ने के उद्देश्य या एग्जाम पास करने के उद्देश्य से पढ़ना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप टॉपर बन जाओगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर उन चीजों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तो फिर क्या फायदा उस पढ़ाई का। इसलिए ही ये चैप्टर आपको दिए जाते हैं, ताकि आप अपने आप में बदलाव कर सको। साथ ही साथ सामाजिक रूप से अगर आप लोग भी ऐसे जंगल गए, आपने कोई पिकनिक बनाई, वहां पर आपने आग जलाई, खाना बनाया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, बिना आग बुझाए आप सीधा अपने घर वापस लौट रहे हो, तो आप भी सामाजिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, क्योंकि आपको पता है कि जंगल में वहां कोई अन्य व्यक्ति कोई आग बुझाने नहीं जाएगा, आपको ही आग बुझा करके जानी है। क्योंकि क्या हो सकता है, आपकी वो जो छोटी सी गलती है वो क्या कर सकती है, पूरे जंगल को जला सकती है। या आप अगर वहां जंगल में आपने कुछ खाया पिया वहीं छोड़ दिया, तो वो भी क्या है, वो भी आपके सामाजिक रूप से आपकी कमजोरी को दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप भी अभी भी अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं, अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हो, शारीरिक रूप से कमजोर है, या सामाजिक रूप से कमजोर हो, तो आप उन चीजों को सही कर सकते हो, सही रास्ते पे चल करके, सही तरीके से पढ़ करके, क्योंकि पढ़ आप हर जगह से रख सकते हो, लेकिन सीख आप वहीं से सकते हो जहां पर आपको समझाया जाए इन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, अपनी सोच को बदलो, सामाजिक रूप से स्वस्थ बनो, मानसिक रूप से किसी के लिए गलत मत कहो। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस तरीके का स्वस्थ व्यक्ति बनना है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी, ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इसका पार्ट ही ये है कि मानव स्वास्थ्य क्या है। अब इसके आगे रोग तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैम चैप्टर नंबर 8 में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक में अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, तो एक तरीके से आपको लगेगा कि ये जो आपका चैप्टर है वो भी बहुत ज्यादा इजी है ना, हमें पता रहेगा कि हमें इसके बाद क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि इस चैप्टर के ओवरव्यू में क्या है। स्टार्ट करेंगे
और मैंने पहले ही कहा है यहाँ पर वही व्यक्ति अच्छे तरीके से पढ़ेगा जो इन चीजों को अपने दिमाग में भी उतारेगा, इन चीजों का पालन भी करेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, है ना। जिस तरीके से आपका जनन स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, उस तरीके से ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको सही राह पर ले जाते हैं। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस चैप्टर के ओवरव्यू की। ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको क्या बता दिया है, पहले तो मैंने आपको अभी अभी ये परिचय तो बता दिया है ना, परिचय मैंने आपको बता दिया है किसका, मानव स्वास्थ्य का, ठीक है, मानव स्वास्थ्य का मैंने परिचय आपको बता दिया है। आप बहुत अच्छे तरीके से आज कमेंट में डेफिनेशन जरूर लिखेंगे अपने अपने तरीके की, ठीक है। उसके बाद मेन टॉपिक हो जाता है यहाँ से स्टार्ट, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, बहुत सारे रोगों के बारे में, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ रोग के बारे में पढ़ना है ना। अब रोग आप सभी को पता है कि रोग क्या होते हैं, जो क्या है रोग, जैसे कि कोई भी रोग का नाम ले लो, टाइफाइड है, निमोनिया है ना, किसी को पीलिया हो गया है, किसी को सर्दी जुकाम, किसी को दाग हो रहा है, किसी को एमीबाइसिस हो गया है, ये सारे किसकी श्रेणी में आते हैं, रोगों की श्रेणी में आते हैं, है ना। और रोग जनक किसे कहते हैं, जो रोगों को फैलाते हैं उन्हीं को हम रोग जनक कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अब रोग देखो, आपको इस चैप्टर में रोग के बारे में पढ़ना है और रोग से आपके बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर इस पार्ट में आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कुछ क्या, विषाणु जनित रोगों के बाद, है ना, विषाणु जनित यानी कि ऐसे रोग जो विषाणु के द्वारा फैलते हैं। आपको कुछ क्या पढ़ने हैं, जीवाणु जनित रोग पढ़ने हैं, यानी कि ऐसे रोग जो जीवाणु से फैलते हैं। और क्या पढ़ोगे, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ोगे, प्रोटोजोआ से जो रोग फैलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक कवक जनित यानी कि फंजाई से जो रोग फैलते हैं उनकी बात करनी है। और अगली बार हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे रोग भी है जो क्या है, हेलमंथीस जनित रोग है, हेलमंथीस जनित रोग है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दो विषाणु जनित रोगों के नाम बताइए, तो जब आपने पढ़ा होगा तभी आपको क्लियर होगा। या फिर ये पूछ लिया जाता है दो जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए, तो ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कशन इन्हीं का करेंगे, कौन कौन से रोग विषाणु जनित होते हैं, कौन से जीवाणु जनित होंगे, या इनके अलावा बहुत सारे रोग आपने पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, जब बॉडी में रोग हो गया है, ठीक है, इनमें आपको मैं अलग अलग हेडिंग्स के अंदर पढ़ाऊंगी ताकि आपको एग्जाम में लिखने में भी काफी ज्यादा आसानी हो जाए। इसके बाद टॉपिक आ जाता है, बहुत पढ़ लिया हमने रोग के बारे में, अब क्या होता है आप सभी को पता है, अगर आप अपने आप को देखते हो और आप अपने आसपास देखोगे, आप हर समय किसी ना किसी रोगाणु के संपर्क में आते ही रहते हो। लेकिन आप हमेशा, ऐसा क्यों नहीं होता कि आप हमेशा बीमार क्यों नहीं रहते हो। आपको पता है कि हमारे आसपास इतना सारा प्रदूषण है, लेकिन उस बीच भी हम अभी खड़े हो रखे हैं, हम अभी भी स्वस्थ खड़े हो रखे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ सिस्टम पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी उस रोगाणु से लड़ने के लिए कोई ना कोई आर्मी बैठी हुई है ना। जिस तरीके से हमारे बॉर्डर में कौन बैठे हुए हैं, हमारे जवान लोग बैठे हुए हैं, है ना, फौजी लोग बैठे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए भी हमारे शरीर में एक तंत्र उपस्थित होता है, जिसे आप क्या कहते हो, प्रतिरक्षा तंत्र। तो आप इसमें यहाँ पर जब मैं आपको प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ाऊंगी, शरीर के अंदर हमारी कुछ ऐसी कोशिकाएं रहती है जो कि क्या करेगी, हर पल हमारी रक्षा करने का काम करती है। इन विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इन सब से हमारी रक्षा करने का काम करेगी। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ोगे, यहाँ पर कुछ टीकाकरण भी पढ़ोगे, यानी कि हम कुछ प्रतिरक्षाकरण किस तरीके से, यानी कि कुछ प्रतिरक्षी कोशिकाओं का जो निर्माण करते हैं हमारी बॉडी में, हम टीकाकरण के द्वारा भी करते हैं। जैसे अभी अभी आपको टीका लगा था, है ना, किसका, आपको वैक्सीन लगी होगी कोरोना वायरस की, तो आपके अंदर क्या कराई गई, प्रतिरक्षी कोशिकाओं को डेवलप कराया गया। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से टीकाकरण को पढ़ेंगे। यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक क्या आएगा, एलर्जी का भी आएगा, तो ये भी क्या पढ़ लेना, आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये अगले टॉपिक हो जाएंगे आपके, पहला रोग, प्रतिरक्षा तंत्र, टीकाकरण, एलर्जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या है। इसके बाद आपके पास दिया गया है एड्स के बारे में, ठीक है। इस एड्स की पूरी आपको जानकारी
बताई गई है इस पूरे चैप्टर में। क्या होता है, किसके द्वारा होता है, वायरस जनित रोग है, उस वायरस की संरचना कैसी होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, बचाव के उपाय क्या क्या होते हैं, सब कुछ आपको इस एड्स में बताया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन है। और ये नहीं, मैंने क्या कहा, ये जो पढ़ाई का उद्देश्य है ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, अपने जीवन में उतारने के लिए भी है। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे। दूसरा, आप किसके बारे में पढ़ोगे यहाँ पर, दूसरा आप पढ़ने वाले हो कैंसर के बारे में, ठीक है। कैंसर आप लोग आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कैंसर क्या है, कैसे होता है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, किस प्रकार से होता है, इसका डायग्नोस किस प्रकार से होगा, सब कुछ आपको इस कैंसर में पढ़ना है। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, अल्कोहल और ड्रग्स के बारे में, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अल्कोहल, लास्ट टॉपिक जो आपका है वो आ जाएगा अल्कोहल व ड्रग्स के बारे में। तो इसमें भी आपको पूरे कारण क्या होते हैं, कैसे हो रहा है, सब कुछ आपको बताया गया है। तो ये रहा आपके चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें आपके ये सारे टॉपिक कवर होंगे, ठीक है। रोग पढ़ाऊंगी, अलग अलग प्रकार के रोग, फिर प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी बॉडी का पूरा जो वो सोल्जर सिस्टम बना हुआ है वो बढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद टीकाकरण, फिर एलर्जी, एड्स, कैंसर, अल्कोहल। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि आप सभी को थोड़ा सा ओवरव्यू देख करके ये चैप्टर आधा समझ में आ गया होगा कि इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम इन सभी को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गई है आपको ये बात। अब स्टार्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ से। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, तो मैंने अभी अभी क्या कहा, मानव स्वास्थ्य की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की परिभाषा किस प्रकार है, इस तरीके से, जब क्या होंगे, जब शरीर के सभी अंग प्रत्यंग आपस में और बाह्य वातावरण के साथ उचित व वांछित संतुलन बनाए रखते हुए सही कार्य करते हैं, तो इस दशा में शरीर को स्वास्थ्य या निरोगी कहा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन तो है स्वास्थ्य की, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से शारीरिक संतुलन की स्थिति में होता है। तो WHO के अनुसार उस व्यक्ति के अंग प्रत्यंग भी अच्छी तरीके से कार्य करेंगे, अपने बाह्य वातावरण के साथ एक अच्छा संतुलन बनाए रहेंगे, सही प्रकार से कार्य करेंगे, और इस स्थिति को तो हमने कहा कि वो व्यक्ति क्या है, निरोगी है। लेकिन इसके साथ साथ उस व्यक्ति का सामाजिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमें बाहर से भी ना कोई भी किसी भी रोग से पीड़ित नहीं है, लेकिन उसकी मानसिकता बिल्कुल गलत है, तो इसका मतलब वो अस्वस्थ है, या वो समाज में अपना कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अस्वस्थ व्यक्ति में आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यही क्या है, WHO अनुसार आपकी डेफिनेशन है। अब आपकी जो एनसीईआरटी थोड़ा सा उसमें यहाँ पर दो वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, एक आपका क्या है, हिप्पोक्रेटिस, ठीक है, हिप्पोक्रेटिस, ठीक है। ये जो हिप्पोक्रेटिस है, इनको क्या किया है, कहा गया है चिकित्सा विज्ञान के जनक, चिकित्सा विज्ञान के जनक कहा गया, क्योंकि आप स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हो, तो चिकित्सा विज्ञान के जो जनक है वो हिप्पोक्रेटिस है, ठीक है। और एक और यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम दिया गया है कि सबसे पहले जो रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका विलियम हार्वे जी। कौन है, विलियम हार्वे जी है, ठीक है। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि बुक में दिए गए थे, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब चलते हम आगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने बात करी रोग की, बात करी रोग। हम क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर कमजोर हो गया, यानी कि उसका क्या हो गया, उसमें या तो कोई विषाणु उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जीवाणु या कोई भी प्रोटोजोआ, कोई भी, यहाँ पर वो व्यक्ति क्या है, रोग से, किसी भी रोग से ग्रसित हो रखा है, इन सब के कारण, है ना। तो ये रोग किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, मैंने कहा रोग जनक के द्वारा, है ना। तो हम क्या कहते हैं, जो आपके शरीर पर जो बाह्य पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि बाह्य, यानी कि जो भी विषाणु, जीवाणु ये सब होंगे, हम इनको क्या कहेंगे, एंटीजन कहते हैं, ठीक है। बाह्य जो भी क्या होंगे, जीवाणु, विषाणु होंगे, क्लियर। उसके बाद हमने रोग जनक कहा, जो रोग को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब जो रोग होते हैं,
ये दो प्रकार से फैलते हैं, है ना। जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो संक्रमित रोग होते हैं और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो असंक्रमित रोग होते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हेडिंग दी गई है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है आपके पास, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग में आ जाते हैं। तो देखिए संक्रामक रोग क्या हो जाएगा, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं, है ना। यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं, एक व्यक्ति से क्या होंगे, दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं, दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, माना बात ये चिंटू है, इस चिंटू को ये रोग से ग्रसित है, कोई भी रोग, कोई भी विषाणु जनित जीवाणु जनित रोग से ग्रसित है, माना बात जुखाम से ही ग्रसित हो रखा है ना। और इसकी ये लो नाक भी ऐसे बह रही है, ठीक है, जुखाम से ग्रसित हो रखा है। तो ये क्या है, चिंटू क्या कर लेगा, माना बात इसका दोस्त क्या है, मिंटू है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जैसे ही खांसेगा या छींकेगा तो इसके जो बूंदे होंगे उस खांसने और छींकने में, उसमें ये विषाणु का वायरस होगा, ये विषाणु उपस्थित होगा और वो क्या कर देगा, हमारे मिट्टू को भी रोग ग्रसित करेगा। तो ये क्या हो गया, संक्रमण रोग हो गया। यानी कि ये एक व्यक्ति से ऐसा रोग क्या हो गया है, दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो गया, ठीक है, फैल गया है। तो इसका मतलब ऐसे रोगों को हम क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे अभी अभी मैंने बताया क्या क्या हो सकते हैं संक्रमण रोग में, अभी हम बात कर रहे थे, पहला हमने बात करी है जैसे कि सामान्य जुकाम की बात करते हैं, सामान्य जुकाम की बात कर ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल गया है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि इन संक्रामक रोग के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे विषाणु जनित रोग आते हैं, ठीक है, कुछ अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। विषाणु जनित, कुछ क्या होंगे, जीवाणु जनित रोग होते हैं जो कि क्या होंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में प्रवेश करेंगे, ठीक है, फैलते हैं। क्लियर हो गए। और उसके बाद आ जाता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होंगे, यानी कि ऐसे रोग जो क्या होंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये रोग फैलते नहीं है, ठीक है, ये क्या नहीं होंगे, फैलते नहीं है, ये रोग फैलते नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मिंटू को ये रोग हो रखा है तो यहाँ पर अगर चिंटू इसके साथ हाथ मिलाए या कुछ भी करे तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, इस व्यक्ति को रोग नहीं फैलेगा, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का रोग नहीं फैलेगा, रोग क्या रहेगा, इसी चिंटू के अंदर संक्रमित रहेगा। इस तरीके से इसको ही संक्रमण फैला रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल में आप, इसमें भी बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जीवाणु जनित विषाणु जनित, जैसे कि हम बात, विषाणु तो नहीं होंगे, जीवाणु की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे कैंसर, ठीक है। तो कैंसर कोशिकाएं कहाँ बनेगी, केवल इसकी बॉडी में बनेगी। ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ खाना खा रहा है या छींकेगा तो उसमें भी कैंसर रोग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होंगे, इसी व्यक्ति को होता है, ठीक है। तो ये होंगे असंक्रामक रोग की श्रेणी में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा संक्रामक रोग क्या होते हैं और असंक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते, या फिर हम कह सकते हैं ये फैलते नहीं है, ठीक है, ये उसी व्यक्ति में उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या हम बात करते हैं, अब कुछ कारक होते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि आखिर हम कहेंगे किसी मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो किन किन कारकों से प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो हम यहीं पर बात करने वाले हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं, कौन कौन से, या फिर क्या होगा 3 कारक कौन कौन से, आनुवांशिक विकार हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, या जीवन शैली हो सकता है। बहुत इजी है ये कारक, यानी कि जिनके द्वारा हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को रोग उत्पन्न हो सकता है।
पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है क्या, आनुवांशिक विकार के बारे में। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब क्या हो गया होगा, किसी व्यक्ति के, है ना, किसी भी व्यक्ति की या तो उसके डीएनए में कोई परिवर्तन हो रहा होगा, है ना, या तो उसके जीन में कोई परिवर्तन हो रहा होगा, या तो उसके क्या होगा, क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन हो रहा होगा। यानी कि टोटल मिलाकर के अगर किसी भी व्यक्ति के आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के आनुवांशिक पदार्थ में कोई भी विकृति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो हो गया है आनुवांशिक रोग से ग्रसित, है ना। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, हम किस किस को आनुवांशिक विकार कह सकते हैं, कोई से भी विकार, जैसे सिकल सेल एनीमिया हम कह सकते हैं, फिनाइल कीटोनुरिया आपका आ सकता है, हीमोफीलिया आपका आंसर आ सकता है, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके आनुवांशिक विकार में। यानी कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में, ठीक है, डीएनए कहाँ होता है, डीएनए में जीन उपस्थित होता है, या तो जीन में या तो क्रोमोसोम में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, या हम कह सकते हैं उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, इनका निवेशन या फिर विलोपन हो रहा है, तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति क्या है, आनुवांशिक विकार से ग्रसित है। तो वही है कि ये विकार क्या होंगे, जीन या गुणसूत्र के असामान्यता के कारण उत्पन्न होते हैं, और ये हमें क्या, माता पिता से और जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, अर्थात ये क्या होंगे, वंशागत होते हैं। तो आनुवांशिक विकार में आपने देख लिया कि ये इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक आ गया है, वो हो गया है कोई संक्रमण, है ना। अब संक्रमण क्या है, वही जैसे कि कोई भी ऐसा संक्रमण जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल रहा है। अब ये जो संक्रमण होता है, ये या तो विषाणु जनित भी हो सकता है, विषाणु जनित भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जीवाणु जनित भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने सामान्य बुखार की बात करी, आपने जैसे टीबी की बात करी होगी, तो टीबी भी क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है ना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, संक्रमण रोग के अंतर्गत। यानी कि हम अगर क्या है, स्वस्थ होंगे, तो हमारे पास चांसेस है कि किसी और व्यक्ति से हमें कोई भी संक्रमण रोग हो सकता है, ठीक है। तो ये किसकी श्रेणी में आ गए हैं, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में संक्रमण भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और ये संक्रमण किससे हो सकता है, किसी भी जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, या फिर किसी कृमि से, किसी से भी ये संक्रमण हो सकता है, ठीक है, यानी कि रोगाणु से भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, इसको जुकाम है तो इसको भी फैल गया, है ना, इसे जुकाम है तो ये भी फैल गया। तो ये क्या होंगे, संक्रमण रोग के अंतर्गत आ गए। उसके बाद मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में तीसरा जो कारक है, जो कि आज की दृष्टि में हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, वो क्या है, जीवन शैली, यानी कि लाइफ स्टाइल क्या है ना। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों को कैसे अलग अलग उसके, जैसे कि उसकी जो भी लाइफ स्टाइल है, उसके चेंज होने के कारण भी वो काफी सारे रोग से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि उनका जो खाने पीने का समय है, वो अगर क्या हो गया, उनमें कोई चेंजेस आ गया है, स्लीपिंग टाइम में कोई चेंजेस आ गया है, या फिर वो ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो जीवन शैली में अगर उसके इतना सारा काम का बर्डन पड़ रखा है, तो वो ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग से वो ग्रसित हो रहा है। तो ये किसके कारण हुआ है, ये जो प्रभावित कर रहा है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को, ये उसकी जो भी लाइफ स्टाइल है उसके कारण उनको वो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, वर्तमान में असंतुलित जीवन शैली भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है ना। जैसे हमारे खाने पीने का ढंग क्या है ना, यानी कि सुबह का नाश्ता आपके दिन में हो रहा है, दिन का जो खाना पीना है वो आपका शाम को हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका जो खाने का टाइमिंग है वो काफी चेंजेस है। और हम ये भी कह सकते हैं अनहेल्थी डाइट्स आप ले रहे हो, जैसे कि आप लगातार बाहर का ही खाना खा रहे हो, तेज तला भुना ये सब, तो ये क्या करेगा, एक ना एक दिन आपको फिर ये अस्वस्थ कर लेता है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, खाने पीने की चीजों के प्रकार, है ना, ये सब, व्यायाम नहीं कर रहे हो, विश्राम नहीं कर पा रहे हो ठीक तरीके से, तनाव ले रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है, जो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 कारकों को आपको याद रखना है, हेडिंग वाइज याद रखना है, तो ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने मेन टॉपिक में। मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि है आपका रोग। हम यहाँ पर रोग के बारे में पढ़ेंगे,
अब रोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, रोग बहुत सारे प्रकार के होते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रकार के रोग पढ़ रहे हो। रोग में आप देखते हो अलग अलग प्रकार के, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो विषाणुओं के द्वारा हो रहे हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जीवाणुओं के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, कुछ आपके कृमि जनित रोग होते हैं, ठीक है, कुछ कवक के द्वारा रोग हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे रोगों को आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आप क्या पढ़ोगे यहाँ पर, विषाणु जनित रोगों के नाम। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विषाणु जनित, कुछ क्या होंगे, जीवाणु जनित रोगों के नाम, जीवाणु जनित रोगों के नाम, ठीक है। कुछ आप क्या पढ़ोगे, प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ में आपको इस चैप्टर में केवल एक ही पढ़ना है जो कि आपका मलेरिया है, ठीक है। कुछ आपके क्या है, प्रोटोजोआ यानी कि कुछ आपके होंगे कृमि जनित रोग, ठीक है, कृमि जनित रोग, जिसमें कि आप हेलमिंथेस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और कुछ आपके क्या आ जाएंगे, कवक जनित रोग, कवक में क्या आ जाएगा, जैसे कि हम कह सकते हैं दांत, ठीक है, दांत वगैरह। तो ये सब ये आपने पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके अलावा भी अगर और होंगे तो मैं आपको सेंड करती रहूंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं क्या क्या। देखो आप सभी को एक चीज तो बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्या इनमें आपको पॉइंट्स में बनाने हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जैसे कि हमें पूछा गया है जीवाणु जनित रोग के बारे में, तो जीवाणु जनित रोग के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है टाइफाइड के बारे में, ठीक है, टाइफाइड के बारे में पढ़ोगे। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, क्योंकि ये जीवाणु के द्वारा होता है, तो इसका रोग अगर जनक की हम बात करते हैं तो रोग जनक कौन होगा, साल्मोनेला टाइफी, है ना, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, साल्मोनेला टाइफी वैज्ञानिक नेम में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड किस प्रकार का रोग है, तो आप क्या लिखोगे, एक जीवाणु जनित रोग है और उस जीवाणु का नाम भी आपको लिखना है, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी। मैं बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आपने अटेंड करना है, ठीक है, किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा जो जीवाणु जनित रोग है, वो आपने पढ़ना है निमोनिया के बारे में। अगर हम इसके जीवाणु यानी कि किस जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है, तो उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये क्या हो जाएगा, उस जीवाणु का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे, क्या लक्षण होते, कारण, उपाय, सब कुछ पढ़ेंगे अलग अलग करके, ठीक है। अभी केवल इंट्रो याद रखो। उसके बाद हम कुछ क्या पढ़ेंगे, विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो विषाणु जनित रोग में आपका जैसे कि सामान्य जुकाम आ जाएगा, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए राइनो वायरस से फैल रहा है। और भी बहुत सारे वायरस होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आप क्या रखोगे, राइनो वायरस को याद रखोगे, ठीक है। फिर चिकनगुनिया के बारे में पढ़ोगे, ठीक। और क्या पढ़ोगे, प्लास, जैसे कि प्रोटोजोआ की हमने बात करी, तो प्रोटोजोआ में आपने दो प्रकार के रोग पढ़ेंगे, जैसे कि मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होगा, तो ये आपने नाम याद रखना है। उसके बाद अमीबाइसिस की बात करेंगे, तो अमीबाइसिस कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, तो इसके द्वारा हो जाएगा। ये नाम याद रखने आपको, उनके जीवाणु के, विषाणुओं के, प्रोटोजोआ, इनके नाम याद रखने। रोग के जो भी रोग जनक है उनके नाम रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में एक एक दो नंबर की क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इनको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। और अगर एसके हेलमिंथेस आप सभी को पता होना चाहिए, जिन्हें हम गोल कृमि भी कहते हैं। तो गोल कृमि से जनित रोग कौन कौन से है, आपका है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है, इसमें आपको गोल कृमि की हमने बात करी, ठीक है। आपने फाइलेरिसिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो आपके वुचेरिया ब्रैंकोफटाई के द्वारा फैलता है, ठीक है। कवक जनित की बात करेंगे तो इसमें माइकोस्पोरम, यानी कि दांत किस किस से हो सकता है, माइकोस्पोरम से, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर आपने पढ़ना है, जो कि मैं आपको डिटेल में और आगे पढ़ाऊंगी। ये सिर्फ इंट्रो था कि आपको ये इस तरीके से याद रखना है, दो जीवाणु जनित, दो विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित, ठीक है, गोल कृमि जनित, इस तरीके से ही आपको याद रखने हैं। और अब मैं आपको जब अगली क्लास दूंगी तो आपको मैं इस तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगी। अगर मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, जीवाणु जनित रोग को पढ़ा रही हूँ, जीवाणु जनित रोग को पढ़ाऊंगी, तो इसमें हमने पूरे डिटेल में पढ़ना है। जैसे माना बात मैंने आपको पढ़ाया टाइफाइड के बारे में, तो इसको हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। टाइफाइड के बारे में अगर लिखना होगा तो सबसे पहले हमने इसके रोग जनक का नाम लिखना, तो आपको उस जीवाणु का नाम लिखना है, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी,
फिर उसके बाद क्या लिखूंगी, आखिर ये जीवाणु आपकी बॉडी तक पहुंचता कैसे है, तो इसका वाहक कौन होगा, वाहक यानी कि जो इसको फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोग वाहक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब व्यक्ति के शरीर में वो रोग का वाहक पहुंच गया है, अब यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति के शरीर में लक्षण नजर आएंगे, है ना, और लक्षण के पश्चात, है ना, लक्षण के पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें हम उपाय क्या क्या करें। ठीक है, इसका परीक्षण, उपाय सब कुछ पढ़ेंगे, कारण सब कुछ पढ़ना है हमने इसके बारे में। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन में हेडिंग बना करके ही हमने इस चैप्टर को यानी कि इस टॉपिक को खत्म करना, हर एक रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगली क्लास में हमने इनको डिटेल करना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है एक एक टॉपिक को। आप लोग एक बार इसका रिवाइज जरूर कीजिएगा, और मुझे लगता है कि आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कल मैं आगे बढ़ूंगी, इसके टाइफाइड और हर एक जीवाणु के और विषाणु, प्रोटोजोआ सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, और मलेरिया का इसमें जीवन चक्र पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम दृष्टि से भी। तो अब मैं आपको बात बता देती हूँ कि जो हमारी क्लास का पीडीएफ नोट्स मिलता है वो हमें मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप साइंस दीवाने विद्याकुल में। तो आपको इस ग्रुप से जुड़ जाना है। इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही साथ आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानियों को हमें बताना है। और अगर ग्रुप नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर आप ज्वाइन मी का मैसेज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए, और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक बहुत कम रहते हैं, लाइक जरूर करना है आप सभी को। और आज का जो होमवर्क है वो आपका है मानव स्वास्थ्य की डेफिनेशन, एक अच्छी सी आपको परिभाषा लिखनी है। ठीक है, ताकि सारे, क्योंकि कमेंट से क्या होता है, बच्चे आपके अगर कोई नए सहपाठी भी आएंगे वो भी पढ़ेंगे, और मैं भी आपके आंसर को देखती हूँ कि कौन बच्चा कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको मानव स्वास्थ्य की डेफिनेशन लिखनी है, आप स्वास्थ्य की डेफिनेशन लिख सकते हो। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सबके सब अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।